नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी को आज का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पॉइंट है इस वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का करंट अफेयर का ये पहला नंबर ये पॉइंट है। ठीक है, अमेरिका ने 250 साल बाद ये वर्ल्ड ईगल को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। ठीक है, अमेरिका ने अपना जो राष्ट्रीय पक्षी जो घोषित किया है वर्ल्ड ईगल है। ठीक है, इसको घोषित करने में ये 250 साल इसको लग गया है अमेरिका का। ठीक है, तो अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो ये वर्ल्ड ईगल है। चलिए इसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। वर्ल्ड ईगल को आधिकारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। ठीक है, तो यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ये वर्ल्ड ईगल हो गया। ठीक है, वर्ल्ड ईगल है जो देश का एक अस्थायी प्रतीक यह रहा है। ठीक है, 1782 से अमेरिका का महान मोहर पर यह जो इसका जो प्रतीक है वो दिखाई दे रहा था। ठीक है, चलिए मिनेसोटा के विधायकों द्वारा प्रायोजित इस निर्णय ने वर्ल्ड ईगल को ये प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व को सम्मानित किया है। ठीक है, अमेरिका का महान मोहर वर्ल्ड ईगल 1782 से मोहर पर दिखाई दे रहा था। ठीक है, जो कि यह ताकत और स्वतंत्रता का यह एक प्रतीक है। ठीक है, चलिए संरक्षण के तहत राष्ट्रीय प्रतीक अधिनियम 1940 के तहत जो वर्ल्ड ईगल का शिकार या बिक्री करने पर इसे रोकता है। ठीक है, तो वहाँ जो एक अधिनियम लाया गया था ये 1940 में। ठीक है, जो कि ये वर्ल्ड ईगल को शिकार या बिक्री करने में इसे रोका जाता है। ठीक है, तो अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी कौन हो गया? तो ये वर्ल्ड ईगल है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम अगला पॉइंट में। अगला है, देखिए अगला यह है BFI के प्रमुख अजय सिंह जो एशियाई निकाय बोर्ड में शामिल हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला अब इसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। विश्व मुक्केबाजी ने एशिया को अपना नवीनतम सदस्य के रूप में शामिल किया है। ठीक है, विश्व मुक्केबाजी ने एशिया को इस एक सदस्य के रूप में शामिल हो गया है एशिया। ठीक है, चलिए इस खेल की ओलंपिक खेलों विशेष रूप से ये लॉस एंजेलिस 2028 उसके बाद भी उपस्थित सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, जो विश्व मुक्केबाजी होगा, ठीक है, ये ओलंपिक जो होगा अगला जो एजेलेस में जो खेला जाएगा 2028 में। ठीक है, उसमें इसे शामिल किया जाएगा। ठीक है, चलिए BFI के अध्यक्ष अजय सिंह बोर्ड सदस्य के रूप में सेवा देंगे। ठीक है, तो BFI के अध्यक्ष कौन हो गए? तो ये अजय सिंह हो गए। ठीक है, ओलंपिक पदक विजेता, ठीक है, लवलीना बोरगोहे को एथलेटिक आयोग में नियुक्त किया गया है। तो एथलेटिक आयोग में नियुक्त किन्हें किया गया है? लवलीना बोरगोहेन को। एशिया विश्व मुक्केबाजी का सदस्य बना है ओलंपिक में मुक्केबाजी की को मजबूत करने हेतु। ठीक है, तो ओलंपिक में मुक्केबाजी को मजबूत करने के लिए एशिया भी शामिल हो गया है। भारत 2025 में विश्व मुक्केबाजी कप का फाइनल और विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेज़बानी करेगा। ठीक है, भारत है जो विश्व मुक्केबाजी कप का फाइनल कहाँ होगा? तो भारत में होगा 2025 में, और विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस का जो मेज़बानी है वो भारत करेगा। नंबर है, ठीक है, देखिए ये MCC ने, ठीक है, MCC ने सचिन तेंदुलकर को ये मानद सदस्यता प्रदान किया है। ठीक है, यानी कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट देखिए, मेलबर्न क्रिकेट क्लब्स जो प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का प्रबंधन करता है। ठीक है, महान भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने उसके मानद क्रिकेट सदस्यता बनने के निमंत्रण को वह स्वीकार कर लिए हैं। ठीक है, यह सम्मान सचिन तेंदुलकर की
ये 24 वर्षों की अद्वितीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट यात्रा है, उनके योगदान को मान्यता देता है। ठीक है, चलिए। टेस्ट करियर में सचिन तेंदुलकर नवंबर 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ कराची में 16 साल की उम्र में वह खेलना शुरू किए थे। ठीक है, यानी कि सचिन तेंदुलकर का जो पहला जो टेस्ट मैच था वो पाकिस्तान के खिलाफ था। ठीक है, 1989 में जब खेले थे उस समय उनका उम्र था 16 साल की उम्र था। ठीक है, उस समय से उन्होंने क्रिकेट में खेलना शुरू किया था। ठीक है, टेस्ट मैच यह 16 साल की उम्र में पहला मैच खेले थे पाकिस्तान के खिलाफ। चलिए, सचिन तेंदुलकर जो हैं ये 200 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से 15,921 रन बनाया है, जो कि औसत है ये 53.78। ठीक है, वनडे की बात करें तो वनडे 463 वनडे खेले हैं, जिसमें 18,426 रन बनाए हैं। ठीक है, तो वनडे में इनका औसत हो गया 44.83। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला यह है गुजरात सरकार ने लॉन्च किया है ये स्वर प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है सभी आपको बताते हैं। चलिए देखिए, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ये स्वर प्लेटफॉर्म का यह शुभारंभ किया है। ठीक है, नागरिक केंद्रीय इस साल पहल का उद्देश्य है कि मतलब इस जो स्वर प्लेटफॉर्म इसका उद्देश्य है जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाना। ठीक है, स्वर जो प्लेटफॉर्म है इसका उद्देश्य है जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाना है। ठीक है, यह प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के टीम है जो इनके द्वारा यह इसको विकसित किया गया है। ठीक है, स्वर जो है इसको विकसित किसके द्वारा किया गया है? ये इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और यह जो है स्वर प्लेटफॉर्म यह AI का उपयोग करता है। ठीक है, चलिए। नागरिक अब मुख्यमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर संदेशों को टाइप करने की बजाय बोलकर संदेश भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो स्वर जो है इसका जो उपयोग करना होगा ये जो गुजरात के जो सरकार हैं मुख्यमंत्री कार्यालय उनके वेबसाइट पे जाके पहले था कि संदेश यानी कि मैसेज टाइप करके भेजा जाता था, अब है जो आप बोलकर वहाँ संदेश को भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है AI तकनीकों जैसे मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और ओपन सोर्स जनरेटिव AI शामिल करने की योजना अभी बन रहा है। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। चलिए अगला है भारतीय सेना ने पैंगोत्सव में छत्रपति शिवाजी का प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, भारतीय सेना है जो छत्रपति शिवाजी प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया है? ये पैंगोत्सव में किया गया है। ठीक है, चलिए इसका अगला पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय सेना ने चित्तौड़ के महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, शिवाजी महाराज जो थे ये चित्तौड़ के महान योद्धा थे। ठीक है, चलिए उनका प्रतिमा का अनावरण ये पैंगोत्सा में जो कि लद्दाख में पड़ता है यहाँ पे अनावरण किया गया है। ठीक है, तो पैंगोत्सा है जो कहाँ है? यह लद्दाख में है। ठीक है, यह कदम भारत चीन सीमा के पास रणनीति और संस्कृति उपस्थिति को मजबूत करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है 26 दिसंबर 2024 को फायर एंड फ्यूरी कोर्स द्वारा स्थापित यह प्रतिमा महाराज शिवाजी की वीरता और दूरदर्शिता के प्रतीक के रूप में यह खड़ी है। ठीक है, चलिए इसका अब कुछ पॉइंट आ गया है। देखिए यह प्रतिमा 14,300 फीट ऊंचाई पर यह स्थित है। ठीक है, जो छत्र शिवाजी के जो प्रतिमा जो स्थापित किया गया है पैंगोत्सव में जो कि लद्दाख में पड़ता है, यह जो है यह धरती से कितना ऊंचाई पर है? तो यह हो गया 14,300 फीट ऊंचाई पर स्थित किया गया है। ठीक है, पैंगोत्सव 2020 के सैन्य गतिरोध जैसी घटना के मद्देनज़र पर यह क्षेत्र भारत चीन सीमा पर रणनीति के रूप में यह एक महत्वपूर्ण है। ठीक है,
चलिए अगला पॉइंट में आ जाते हैं। अगला पॉइंट है सौराह में ये 18वां हाथी महोत्सव का आयोजन। ठीक है, तो 18वां हाथी का महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये सौराहा में किया जा रहा है। नेपाल के चितवन जिले के सौराहा में 18वां हाथी और पर्यटन महोत्सव आकर्षण केंद्र बन गया है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है चितवन नेशनल पार्क के पास बघमारा इंटरमीडिएट कम्युनिटी फॉरेस्ट में आयोजित यह 5 दिवसीय महोत्सव क्रिसमस और नए साल के उत्सव के साथ खेला जाता है। ठीक है, यह महोत्सव 30 दिसंबर को समाप्त हुआ है। ठीक है, समाप्त हो चुका है। इस क्षेत्र में पर्यटनों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम यहाँ पर यह था। ठीक है, तो 80 से अधिक हाथी भाग लिए हैं, जिसमें निजी और सरकारी स्वामित्व वाले हाथी शामिल थे। चंपाकली, वंशिकली और रामकली जैसे प्रसिद्ध हाथी पेनल्टी शूट आउट में शामिल हुए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए जसप्रीत बुमराह ने रचा इतिहास। ये सबसे तेज 200 टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है, चलिए पॉइंट है जसप्रीत बुमराह ने मेलबर्न के MCG में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान ये टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट पूरा करने वाले भारत के तेज भारतीय गेंदबाज बनने का रिकॉर्ड कायम कर लिया है। ठीक है, तो ये जो जसप्रीत बुमराह है ये 200 विकेट लेने वाले सब भारतीय तेज गेंदबाज ये बन गया है। ठीक है, बुमराह ने ये 8,484वें गेंद के साथ ये 200 विकेट पूरे किए हैं। ठीक है, तो ये जो 200 विकेट लिया है कितने गेंद फेंकने के बाद? 8,484 यानी कि 84। ठीक है, बुमराह ने इस उपलब्धि को केवल 44 टेस्ट मैचों में हासिल किया है। ठीक है, चलिए बुमराह ने 200 विकेट ये 19.56 की औसत के साथ हासिल किया है। बुमराह 200 विकेट तक पहुंचने वाले चौथे सबसे तेज गेंदबाज बने हैं। उनसे पहले यह बकार यूनिस, डेल स्टेन और कसिको रवाडा के नाम है। ठीक है, भारत में यह पहला खिलाड़ी है और पूरा विश्व में यह चौथा है। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला यह है काम्या कार्तिकेय 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र की महिला बनी है। ठीक है, तो 7 चोटियों को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो ये काम्या कार्तिकेयन है। ठीक है, काम्या कार्तिकेयन मुंबई के नवी चिल्ड्रेन स्कूल की 17 वर्षीय छात्रा है। ठीक है, 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंचे शिखर को फतह कर इतिहास रच दिया है। ठीक है, देखिए काम्या है जो विश्व के सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। ठीक है, विश्व की सबसे कम उम्र की महिला जिन्होंने 7 चोटियों को पार किया है वो कौन है? ये काम्या है, जो कि मुंबई के नेवी चिल्ड्रेन स्कूल की छात्रा है। वह 17 वर्षीय है। ठीक है, 24 दिसंबर 2024 को अंटार्कटिक के माउंट विंस पर चढ़ाई पूरी कर उन्होंने इस प्रतिष्ठित लक्ष्य को प्राप्त किया है। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची शिखरों को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला यह बन गई है काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, 24 दिसंबर 2024 को, ठीक है, ये 17:20 पर माउंट विंस पर चढ़ाई समाप्त हुआ की है। चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला है सेल को उत्तम कार्यस्थल का सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक है, सेल जो है उसको उत्तम कार्यस्थल का सम्मान प्राप्त किया है। सेल ने जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक के लिए एक ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में वह पुनः प्रमाणन प्राप्त
किया है। ठीक है, यह प्रतिष्ठित पहचान ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट इंडिया द्वारा दी जाती है। ठीक है, चलिए, यह सेल का दूसरा लगातार प्रमाणन है, जिसे पहले दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक के लिए यह पुरस्कार मिला था। वर्क अदर वर्क प्लेस यह योजना है जो कार्य स्थान में लचीलापन प्रदान करता है। कर्मचारियों से प्राप्त सीधे फीडबैक के आधार पर जो विश्वास, सहयोग और कर्मचारी सशक्तिकरण को यह दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगला है वित्त वर्ष 2025 में जीडीपी 6.6% की दर से ये बढ़ेगी, आरबीआई के द्वारा यह कहा गया है। ठीक है, भारत के फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए जीडीपी के वृद्धि दर 6.6% का अनुमानित किया गया है। ठीक है, ग्रामीण खपत में पुनरुत्थान, सरकारी खर्च में वृद्धि और सेवाओं के निर्यात में मजबूती इनके मुख्य कारक है। ठीक है, फाइनेंशियल 2024 की पहली छमाही में ये 8.2% वृद्धि के मुकाबले फाइनेंशियल ईयर 2025 पहली छमाही में, ठीक है, वह घटकर हो गया है 6.6 हो गई है। ठीक है, बम्पर खरीफ फसल और मजबूत रबी संभावनाओं को खाद्यान्न की कीमतों में कमी की संभावना है। सितंबर 2024 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का सकल गैर निष्पादित संबंधित का अनुपात 2.6% के 12 वर्षीय न्यूनतम पर रहा है। ठीक है, SCBS का, ठीक है, जो अनुपात है ये 14% पर, जो नियामक न्यूनतम 8% से काफ़ी अधिक है। ठीक है, अगला है, देखिए, हरियाणा स्टीलर्स ने जीता पहला पीकेएल खिताब। हरियाणा स्टीलर है जो, वह पहला अपना ये पीकेएल खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, पीकेएल मतलब कि प्रो कबड्डी लीग। ठीक है, चलिए, 29 दिसंबर 2024 को हरियाणा स्टीलर्स ने प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। स्टीलर्स ने पुणे के श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में खेले गए फाइनल में पटना पायरेट्स को ये 32-23 से हराया। मैच में आक्रमण और रक्षा की रणनीतियों की परीक्षा हुई, जिसमें हरियाणा स्टीलर्स ने शुरुआत से ही नियंत्रण बनाए रखा। अपने रेडर्स और डिफेंडर्स के बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर वह जीत हासिल किया है। ठीक है, देखिए, जो विनर होता है उसको मिलता है भारतीय रुपीस के अनुसार ये 3 करोड़। ठीक है, और रनर को मिलता है 1.8 करोड़। ठीक है, इस बार की जो प्राइस मनी था, यानी कि इस जो रनर कौन है, ये पटना पायरेट्स है, जो इस बार के ये प्रो कबड्डी लीग में ये दूसरा स्थान क्या है, और सबसे इस बार जो 2024 में जो खिताब जीता है प्रो कबड्डी लीग का, वो कौन, तो ये हरियाणा ये स्टीलर्स ने अपने नाम किया है, जो कि यह एक ऐतिहासिक है। ठीक है, अगला है, इसरो ने अंतरिक्ष डॉकिंग के लिए ऐतिहासिक स्पेसएक्स मिशन लॉन्च किया है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा में बड़ी प्रगति हुई है, क्योंकि इसरो ने सफलतापूर्वक स्पेसएक्स मिशन लॉन्च किया है। स्पेसएक्स मिशन अंतरिक्ष डॉकिंग क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। 30 दिसंबर 2024 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C60 रॉकेट द्वारा यह मिशन लॉन्च किया गया है। इसने 2 छोटे अंतरिक्ष यान SDX-01 और STX-02, ठीक है, जो कि यह टारगेट है, को निम्न पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया है। इसरो को रूस, अमेरिका और चीन के बाद इस क्षेत्र में 4थे वैश्विक खिलाड़ी बना दिया है।
अगला है, ठीक है, न्यायमूर्ति बी राम सुब्रमण्यम को एनएचआरसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, एनएचआरसी का अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम है। ठीक है, चलिए अगला है, न्यायमूर्ति बी सुब्रमण्यम को पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, एनआरएचसी का मतलब क्या हो गया? ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, चलिए, का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ये राम सुब्रमण्यम को। ठीक है, देखिए यह पद है 1 जून 2024 को सेवानिवृत्त अरुण मिश्रा के कार्यकाल समाप्त होने के बाद से यह रिक्त था। ठीक है, तो ये राम सुब्रमण्यम के पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये अरुण कुमार मिश्रा जी थे। ठीक है, इनका कार्यकाल 1 जून 2024 को ही समाप्त हो गया था। न्यायमूर्ति मिश्रा जी 2019 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में संशोधन के बाद एनएचआरसी के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त होने वाले ये पहले गैर सीजेआई बने थे। ठीक है, न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम की नियुक्ति से पहले ये अंतरिम नेतृत्व एनएचआरसी सदस्य विजय भारती ये सहायनी ने संभाला था। न्यायमूर्ति बी सुब्रमण्यम को, ठीक है, जो 1983 में मद्रास उच्च न्यायालय में 20 से अधिक वर्षों तक वह वकालत किए हैं। ठीक है, न्यायमूर्ति बी सुब्रमण्यम जो थे ये मद्रास उच्च न्यायालय में 20 साल से अधिक का उन्होंने वकालत किए हैं। कहाँ पे? मद्रास उच्च न्यायालय में। ठीक है दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में आपको बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।